नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत दोस्तों आपके अपने चैनल दोस्तों। मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा डॉक्टर टाइटल, आज अपन जीएसटी की एक स्पेशल कक्षा आप लोगों के लिए मैं रख रहा हूं, क्योंकि जीएसटी जो है आप लोगों के हर एग्जाम में काम आएगा। चाहे आप लोग आने वाले समय में चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो, उस सभी के लिए दोस्तों ये टॉपिक काम आने वाला है। ओके, तो मैं सोचा कि आज अपन जीएसटी के बारे में चर्चा करें, जिससे आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो जेवीएनएल का जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हो, चाहे एबीएसटी कॉलेज लेक्चरर का पेपर हो, चाहे आपका कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो, चाहे दोस्तों आप लोगों का आरपीएससी का पेपर्स हो या आरएसएसआई का कोई भी पेपर हो, सब पेपर्स में दोस्तों ये टॉपिक काम आने वाला है। यानी जीएसटी के बारे में अपन बात करेंगे और मैं आपको कुछ आप लोगों को स्पेशल पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। ये समझ लो दोस्तों, जीएसटी को मैं एक ब्रीफ में आपको समझाने वाला हूँ, एक ब्रीफ में आपको जीएसटी के बारे में बताने वाला हूँ और पूरा सब कुछ पढ़ा के बताऊंगा। तो अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना। कोई भी ये मत करो सर पीडीएफ दे देना, सर पीडीएफ नोट देना, क्योंकि दोस्तों मैं पीडीएफ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं एक अलग प्रकार के टीचर्स की श्रेणी में आता हूँ। ओके, मैं आपको जीएसटी के बारे में एक पूरा जीएसटी एंड एट ग्लैंस की बात करें अपन, यानी आज अपन जीएसटी का दोस्तों एक पूरा समराइज अपन करने वाले, जो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए जीएसटी एट ग्लैंस जिसको अपन कहते हैं। ओके, तो सभी विद्यार्थी एक बार कक्षा में जुड़ जाइए, क्योंकि ये करंट का इशू है और आने वाले सभी एग्जाम्स में इसका दोस्त सर मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है, मेरी एमबीए के एग्जाम चल रही है। अब देखो वो कोई बात नहीं, अभी बातें नहीं, किसी भी प्रकार की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों केवल आप लोग मेरी बात को सुनेंगे और अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और याद करें। देखो मित्रों, आप जानते हो जीएसटी के बारे में कुछ सर हमारी बातें आगे देखिए। देखो जीएसटी के लेकर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे कि जीएसटी को लेकर कुछ बातें। ओके, आगे ओके, देखो जीएसटी की बात करें, सबसे पहले तो जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी दोस्तों आपसे पहला प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि जीएसटी जो है मित्रों एक प्रकार का कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है। ओके, एक अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि इसमें कराघात तथा करापात अलग अलग व्यक्तियों को वहन करना पड़ता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जीएसटी जो है मित्रों वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अगर तुमसे कोई पूछ लिया जाए क्यों है, क्योंकि इसमें यानी जीएसटी में दोस्तों कराघात, कराघात मतलब इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, कराघात तथा करापात, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इसका मतलब किसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है और किससे टैक्स को वसूल किया जाता है। कराघात तथा करापात अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग व्यक्तियों को, अलग 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 व्यक्तियों पर पड़ता है, अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जीएसटी दोस्तों एक प्रकार का दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें कराघात और करापात यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, यानी अलग अलग व्यक्तियों को इसको वहन करना पड़ता है। इसलिए जीएसटी को एक अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में शामिल किया जाता है, यानी ये एक प्रकार के अप्रत्यक्ष करों की श्रेणी में शामिल होता है, पहली बात। फिर आप जानते हो दोस्तों जीएसटी के संबंध में, जीएसटी के संबंध में एक कानून बना हुआ दोस्तों जिसको जीएसटी एक्ट बोलते हैं। तो जीएसटी एक्ट है 2017, जीएसटी एक्ट 2017 है दोस्तों, जिसे लागू किया गया है 1 जुलाई, जिसे लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से, यानी जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। तो जीएसटी कानून 2017 है दोस्तों, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया दोस्तों। आगे आगे तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इसमें कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर वहन करना पड़ता है, और ये जीएसटी कानून 2017 है दोस्तों, जो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। ओके, तो जीएसटी भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। ओके, आगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस जीएसटी को लेकर कुछ करा, आपने पूछा कि अगर तुमसे पूछ लिया जाए मित्रों कि जीएसटी हेतु, ओके मित्रों आगे, जीएसटी हेतु अगर पूछा कि जीएसटी के लिए, जीएसटी हेतु
संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। संविधान संशोधन, जीएसटी हेतु संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, विधेयक लाया गया। अगर ये प्रश्न विधेयक लाया गया कि जीएसटी के लिए संविधान के लिए कौन सा विधेयक लाया गया था, यानी जीएसटी को भारत में लागू करने के लिए दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक कौन सा, यानी संविधान संशोधन, तो इसके लिए था 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। ओके, 122वां संविधान विधेयक था। ओके मित्रों, ये एक बार फिर आपसे पूछ लिया जाए मित्रों आप लोगों से कि जीएसटी हेतु संविधान संशोधन कौन सा था। अगर पूछ लिया जाए कि जीएसटी हेतु, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हेतु, जीएसटी हेतु संविधान संशोधन, ओके मित्रों, संविधान संशोधन, अगर आपसे जीएसटी हेतु संविधान संशोधन की बात कर ली जाए कि बताओ जीएसटी हेतु कौन सा संविधान संशोधन था मित्रों, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा दोस्तों जीएसटी हेतु संविधान यानी 101वां संविधान संशोधन, ओके मित्रों, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 था। तो देखो ये अधिनियम तो 2016 था, जबकि जीएसटी अधिनियम कौन सा था, 2017। कंफ्यूज बताओ तो कि जीएसटी के लिए संविधान संशोधन कौन सा था, 101वां संविधान संशोधन था, यानी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 था। जबकि इसके लिए बिल की बात करें कि संविधान संशोधन का बिल कौन सा था, 122वां बिल था। लेकिन कुछ बिल आए और कुछ बिल चले गए, उनका किसी भी प्रकार से कुछ ना हुआ, तो लेकिन संविधान संशोधन हुआ, 101वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों। ठीक है, फिर अपन बात करते दोस्तों आगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीएसटी हेतु कौन से संविधान, जीएसटी तो संविधान के कौन से अनुच्छेद को रिमूव किया गया, अगर पूछ लिया जाए कि जीएसटी को भारत में लागू करने हेतु, मैं कह दूं कि जीएसटी हेतु कौन से संविधान संशोधन, संविधान अनुच्छेद, कौन से संविधान के अनुच्छेद को समाप्त किया गया, अगर ये पूछे समाप्त किया गया, अगर पूछ लिया जाए कि भाई साहब समाप्त किया गया, ओके, कि जीएसटी के लिए दोस्तों, जीएसटी के लिए कौन सा एक संविधान के कौन से अनुच्छेद को खत्म किया गया, तो दोस्तों इसके लिए था अनुच्छेद 268A नाम का अनुच्छेद था, जिसे समाप्त कर दिया गया दोस्तों। ओके, अनुच्छेद नंबर 268A जो है वो इसे संविधान का क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। 268A के संविधान को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। आगे समझा। अब देखो फिर आपसे पूछ लिया जाए मित्रों कि इस 101वें, अगर आपसे बोले कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत कौन से नए अनुच्छेद का निर्माण किया गया। ओके मित्रों, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए मेरे प्यारे साथियों कि अगर मैं कहूँ 101वें, अगर मैं तो 101वें, अगर पूरी लाइन लिखूँ 101वें संविधान संशोधन, 101वें संविधान संशोधन, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016, अधिनियम 16 की अगर 2016 की अगर मैं बात, ओके, तो मतलब 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत, 16 के तहत जीएसटी हेतु कौन से अनुच्छेद का निर्माण हुआ, कौन से अनुच्छेद का निर्माण हुआ, तो कौन से अनुच्छेद का निर्माण हुआ, ये ध्यान कि जीएसटी को, यानी इसका मतलब है कि जीएसटी लगाने के लिए केंद्र और राज्य जीएसटी लगाएंगे, तो संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य को जीएसटी लगाने का पावर दिया गया मित्रों, के पावर दिया गया, तो इसके लिए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया और वो अनुच्छेद था तो अनुच्छेद नंबर 246A, क्योंकि कर लगाने का पावर समवर्ती सूची में होता है, कर लगाने का पावर समवर्ती सूची में होता है। तो अनुच्छेद नंबर 216 तो क्या कहते हैं, सॉरी अनुच्छेद नंबर 246 तो केंद्र और राज्य के द्वारा कर लगाने के अधिकारों की बात की गई है, लेकिन जीएसटी के लिए, यानी जीएसटी केंद्र और राज्य
दोनों मिलकर लगाएगी अनुच्छेद नंबर 246 ए के आधार पर। यानी दोस्तों अनुच्छेद नंबर 246 ए के आधार पर केंद्र और राज्य को जीएसटी लगाने का प्रावधान किया गया। अब मेरी बात को वापस सुनना। देखिए तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि इसमें कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। जीएसटी एक्ट 2017 है जिसे 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। जीएसटी के लिए दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक जो था वो 122वां विधेयक था। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन हुआ था जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 है दोस्तों। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है मित्रों, एक प्रश्न आपसे ये भी पूछ लिया जाता है अगर मैं आगे लिखूं दोस्तों। ओके सुनना मित्रों, आज की कक्षा में आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जीएसटी को लेकर और आपको आराम से समरी के तौर पे जीएसटी अगर मैं कह दूं कि अगर तुमसे पूछ ले कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, और आपको अपने हाथों से कॉपी में लिखना है दोस्तों क्योंकि पीडीएफ के भरोसे मत रहा करो। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 कब 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 परिवर्तन में आया, यानी ये कब लागू हुआ, कब परिवर्तन में आया, ये आपसे पूछ लिया जाए कि ये अधिनियम जो 2016 का है मित्रों ये कब परिवर्तन में आया, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जो है मित्रों ये 16 सितंबर कब मित्रों 16 सितंबर 2016 को परिवर्तन में आया एंड उस समय इसे लागू किया गया था। और इसी के बाद दोस्तों 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कानून लागू कर दिया गया, जीएसटी लागू कर दिया गया। ओके अब सुनिए मित्रों, फिर अपन ये कह सकते हैं मित्रों जीएसटी के बारे में देखो एक बात ये भी आती है कि जीएसटी जो है मित्रों जीएसटी अगर मान लो जीएसटी के ये जीएसटी केंद्र और राज्य के साथ एक सामान्य कर आधार पर आरोपित, तो जीएसटी एक दोहरा कर अगर पूछ लिया जाए तो कि जीएसटी एक दोहरा कर है, जीएसटी एक दोहरा कर, तो ड्यूल टैक्स क्यों कहा जाता है, ये जीएसटी एक दोहरा कर, तो इसको दोहरा कर क्यों कहते हैं मित्रों, क्योंकि जीएसटी जो है मित्रों वो एक प्रकार का क्या है मित्रों एक प्रकार का दोहरा कर है। इसको दोहरा कर इसलिए किया जाता है मित्रों क्योंकि इसमें सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों साथ साथ लगती है। ओके अगर एक ही राज्य में माल की आपूर्ति होती है, लेकिन अगर एक राज्य से दूसरे राज्य तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका लग जाता है। और टेरिटरी सेक्टर में आते तो आपका यूनियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है तो आपका ओके वो आपका यूजीएसटी आपका लग जाता है। ओके तो इसीलिए इसको दोहरा कर कहा जाता है क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों को एक साथ कर लगाने का पावर दिया गया, तो इसको ड्यूल टैक्स के तौर पर जाना जाता है। ओके अगर मित्रों यहाँ पर बात आती है, अब देखो अगर मैं ये बात करूँ देखो ये केस जो होता है ना सीजीएसटी का और एसजीएसटी का जो केस होता है, तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो केस होता है मेरे प्यारे साथियों सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट, ये तो होता है दोस्तों आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई पर, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है एक ही राज्य में होने वाली सप्लाई पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। लेकिन दोस्तों एक राज्य से दूसरे राज्य में जब सप्लाई होती है तो उसके ऊपर इंटर स्टेट सप्लाई अगर कुछ होती है, इंटर स्टेट सप्लाई की स्थिति में आपका सीजीएसटी के स्थान पर क्या लगता है आईजीएसटी लगता है। अब बात करते हैं तो ये आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वसूल किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वसूल किया जाता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वसूल किया जाता है। किंतु ओके वित्त आयोग की सिफारिश पर, यानी जो फाइनेंस कमीशन है जो भी 15वां वित्त आयोग है, वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों में आवंटित कर दिया जाता है, राज्यों में आवंटित कर दिया जाता है, राज्यों में अलॉटमेंट कर दिया जाता है, यानी इसको राज्यों में अलॉटमेंट कर दिया जाता है। किसका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं। तो मित्रों मैंने क्या कहा कि ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है मित्रों ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है,
केंद्र सरकार के द्वारा इसे वसूल किया जाता है, लेकिन वित्त आयोग की सिफारिश पर इसको राज्यों में आवंटित कर दिया जाता है। ओके मित्रों, अब मेरी बात को सुनो, मैंने क्या कहा दोस्तों, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा दोस्तों आगे। अब देखो जीएसटी क्या करता है, जीएसटी भारत को एक एकीकृत साझा व्यापार तैयार करता है। जीएसटी के तहत भारत को एकीकृत साझा व्यापार बाजार के तौर पर लाया गया। ओके, और जीएसटी एक ड्यूल कॉन्सेप्ट पर आधारित, ड्यूल कर पर आधारित है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य को दोनों को टैक्स लगाने का पावर इसमें दिया गया, यानी केंद्र भी इसमें टैक्स लगाएगा और राज्य भी इसमें टैक्स लगाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो फिर मैं आपके सामने एक टीका टिप्पणी करूँगा। ओके, मैं कुछ बातें बोलता हूँ, मैं उनमें से कुछ पॉइंट्स आपको लिखने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। पहले यहाँ तक आपने लिख लिया होगा कि जो बातें मैंने लिखी है वो आपको सबने लिखी होगी। अब देखो मैं एक बात आपको लाइन बोल के बताता हूँ कि भारत राज्यों का एक संघ है, क्योंकि कई प्रकार के राज्यों से मिलकर भारत बना है, जहाँ केंद्र और राज्य को उनके उपयुक्त कानून के माध्यम से करारोपण और एकत्रित करने की शक्तियाँ प्रदान की गई है। क्यों की गई, क्योंकि ये तो आप जानते हो मित्रों, ये चीज़ आप जानते हो कि कर जो होता है ना, कर टैक्स जो होता है, टैक्स वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 246 के तहत एक समवर्ती सूची का विषय, एक समवर्ती सूची का विषय। इसका मतलब समवर्ती सूची का विषय, टैक्स को समवर्ती सूची का विषय माना गया, क्योंकि कुछ मामलों पर टैक्स लगाने का पावर केंद्र के पास भी है और कुछ मामलों में टैक्स लगाने का पावर राज्य के पास भी। तो टैक्स को भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 246 के तहत समवर्ती सूची का विषय माना गया, कॉन्करेंट लिस्ट का इसको पार्ट माना गया। तो मित्रों मैंने पैराग्राफ क्या पढ़ना शुरू किया आप लोगों के लिए, मैंने ये पढ़ना शुरू किया कि भारत एक राज्यों का संघ है, जहाँ केंद्र और राज्यों को उनके उपयुक्त कानूनों के माध्यम से करारोपण और एकत्रित करने की शक्तियां प्रदान की गई। दोनों सरकार के स्तर पर, यानी केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर अलग अलग जिम्मेदारियों के निष्पादन के अंतर्गत संविधान में शक्तियों का विभाजन निर्धारित हो गया, क्योंकि केंद्र की शक्तियां केंद्र के पास चलेगी और राज्य की शक्तियां राज्य के पास चलेगी। तो जीएसटी वित्तीय संघवाद की संवैधानिक आवश्यकता को ध्यान में रखते बनाया गया। इसका मतलब जो जीएसटी है मित्रों, ओके, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी जो है मित्रों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है मित्रों, ये वित्तीय संघवाद की आवश्यकता को पूरा करता है। ये समझ सकते हो कि जीएसटी जो है मित्रों वित्तीय संघवाद की आवश्यकता को पूरा करता है। संघवाद का मतलब होता है एक साथ काम करने की, वित्तीय संघवाद की आवश्यकता को पूरा करता है, यानी जीएसटी वित्तीय संघवाद की आवश्यकता को पूरा करता है, ये आपको ध्यान पूरा करता है। जीएसटी जो है तो वो वित्तीय संघवाद की, जीएसटी वित्तीय संघवाद की आवश्यकता को पूरा करने का कार्य करता है। ओके, जीएसटी वित्तीय संघवाद की आवश्यकता को पूरा करने का कार्य करता है। ओके, ये बात हुआ। तो जीएसटी वित्तीय संघवाद की संवैधानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया दोस्तों। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों 122वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। ओके मित्रों, आगे अब देखो मित्रों, आपको कुछ बातें आती है दोस्तों, ये आपके सामने आ जाता है कि जीएसटी के लिए कौन सा बिल था, 122वां संविधान संशोधन बिल था। 122वां संविधान संशोधन बिल जीएसटी के लिए लाया गया था। 122वां संविधान संशोधन विधेयक जो है मित्रों, ये जीएसटी के संबंध में लाया गया था। ओके, अब सुनिए मित्रों इसकी कहानी, इसके इतिहास की। तो जीएसटी के लिए दोस्तों एक बिल लाया गया मित्रों, 122वां संविधान संशोधन बिल लाया गया, और केंद्र और राज्यों को दोनों को एक साथ कर लगाने के पावर। पहले क्या होता है, केंद्र और राज्य एक साथ कर नहीं लगा सकते थे। केंद्र को केंद्र की शक्तियां मिली हुई थी, राज्य को राज्य की शक्तियां मिली थी। केंद्र अपनी इच्छा अनुसार टैक्स लगाती थी, तो राज्य अपने हिसाब से टैक्स लगाता था। तो दोनों की शक्तियां बटी हुई थी, केंद्र की शक्तियां अलग बटी हुई थी, राज्य की शक्तियां अलग बटी हुई थी। तो सरकार ने सोचा इनकी शक्तियों को एक कर दिया जाए, क्योंकि शक्तियां जब बट जाती है तो देश का दोस्तों विभाजन हो जाता है और देश के अंदर मजबूती नहीं आती। तो देश की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, केंद्र और राज्य की शक्तियों को एक करने के लिए सरकार ने 122वां संविधान संशोधन बिल पेश किया संसद में दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, अब ये कहाँ से पारित हुआ, तो भाई साहब ये सबसे पहले तो ये आया दोस्तों 3 अगस्त, सबसे पहले 3 अगस्त 2016 को, इस 3 अगस्त 2000, मैं यहाँ पर लिखा हूँ, सबसे पहले 3 अगस्त 2016 को, 3 अगस्त 2016 को इस बिल को सबसे पहले मंजूरी दी, राज्यसभा ने मंजूरी दी। राज्यसभा ने कह दिया, राज्यसभा द्वारा मंजूरी। ओके, सबसे पहले राज्यसभा के द्वारा इसको मंजूरी मिल गई कि हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं।
फिर उसके बाद कहानी चली आगे, फिर ज़्यादा ये काम टिका नहीं, फिर अगले 5 दिन बाद यानी 8 अगस्त 2016 को इसको लोकसभा ने भी दोस्तों इसको पारित कर दिया। लोकसभा ने भी कह दिया कि वैसा हमको भी इस बिल से कोई आपत्ति नहीं है, हमारी नज़र में ये बिल बहुत अच्छा है, ये देश में लागू होना चाहिए दोस्तों। आगे अब देखो फिर आता पारित हो गया। आधे राज्यों के अनुसमर्थन के पश्चात, मतलब दोस्तों सुनना मित्रों, कई राज्यों ने इसका समर्थन किया और कई राज्यों ने इसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि भाई किसी को चीज़ अच्छी लगती है, किसी को चीज़ बुरी लगती है। तो आधे राज्यों का समर्थन मिलने के बाद दोस्तों, आधे राज्यों के समर्थन मिलने के पश्चात दोस्तों क्या हुआ, 8 सितंबर 2016 को कहानी आती है। 8 सितंबर 2016, 8 सितंबर 2016, 8 सितंबर 2016, 8 सितंबर 2016 को दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी, सबसे पहले राष्ट्रपति के द्वारा क्या होगी, मंजूरी होगी, जिसमें आधे राज्यों की मंजूरी थी और आधे राज्यों की मंजूरी नहीं थी, लेकिन बहुमत फिर भी कई राज्यों का इसको लागू करने के पीछे था। मतलब जब 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के द्वारा इसको अंतिम स्वीकृति की गई और इस बिल पर सिग्नेचर किए गए, तो सिग्नेचर कर यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में अधिनियमित हो गया, यानी रेगुलेट हो गया, यानी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में अधिनियमित हो गया। और इस प्रकार जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हो गया। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जो है 3 अनुच्छेदों के संविधान को अंतर स्थापित करता है मित्रों, जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। ओके, अब सुनिए और समझने की कोशिश आप लोग कीजिए। देखो अब देखो यहां पर दोस्तों अगर बात करूं तो ओके में, तो अब देखो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि यहां पर मैं कहानी बताता हूं आपको, कहानी कि इस 101वां जो 101वां संविधान 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा मित्रों, 2016। इसमें 3 अनुच्छेदों में नाटक हुआ। देखो एक तो अनुच्छेद नंबर 246 ए, 246 ए के तहत तो केंद्र और राज्य को संयुक्त तौर पर कर लगाने का पावर मिल गया। अनुच्छेद नंबर 268 ए, 268 ए में दोस्तों साफ साफ कह दिया गया मित्रों कि यानी 268 ए को समाप्त कर दिया, 268 ए को समाप्त कर दिया गया। ओके, अनुच्छेद नंबर 269 ए में अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संबंध में कर की बात की गई। और एक आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 279 ए, जिसमें जीएसटी परिषद का प्रावधान रखा गया, जीएसटी परिषद का प्रावधान रखा गया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर मैं एक बात को क्लियर दो कि 101वां संविधान संशोधन विधेयक था, जिस पर 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके अधिनियमित कर दिया था। इस 101वें संविधान संशोधन के तहत 3 नए अनुच्छेद इंट्रोड्यूस किए गए, 3 नए अनुच्छेद और जोड़े गए और 1 अनुच्छेद को समाप्त किया गया। अब वो 3 अनुच्छेद कौन से थे, यानी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत मैं कहूँ मेरे लाडलो, तो एक तो अनुच्छेद नंबर 246 ए जोड़ा गया, जिसमें केंद्र और राज्य को संयुक्त तौर पर कर लगाने का पावर दिया गया। यानी अनुच्छेद नंबर 246 ए के आधार पर केंद्र और राज्य दोनों को संयुक्त तौर पर कर लगाने का पावर दिया गया। अनुच्छेद नंबर 269 ए में दोस्तों अंतर्राज्य यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर माल और सेवाओं पर टैक्स लगाने का पावर मिला, कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल और सेवाओं पर टैक्स लगाने का पावर मिला। ओके, और 279 ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया कि जीएसटी की रेट्स को बढ़ाना घटाना जो भी कुछ करना हो ये। तो कई बार पूछा जा सकता है कि जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत कितने अनुच्छेद जोड़े गए, तो 3 अनुच्छेद नए जोड़े गए। ओके, 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद नंबर 246 ए,
अनुच्छेद नंबर 269A, अनुच्छेद नंबर 279A, ये 3 नए अनुच्छेद और इंट्रोड्यूस किए गए। ये 3 नए अनुच्छेद आपके सामने रखे गए। अनुच्छेद नंबर 246A में तो केंद्र और राज्य दोनों को कर लगाने का पावर दिया गया। अनुच्छेद नंबर 269A 269A में दोस्तों ये कहा गया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल और सेवाओं की आपूर्ति होगी, वहां पर जीएसटी लगेगा। और अनुच्छेद नंबर 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया, जिसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे कि जीएसटी परिषद क्या कार्य करेगी। दोस्तों मजा आ रहा, आपको समझ आ रहा? दोस्तों आज देखना, आज अपन जीएसटी के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। एक इसका ब्रीफली इंट्रोड्यूशन की बात करेंगे दोस्तों आगे। अब सुनिए और समझने की कोशिश की। देखो अब कहानी ऐसे ही खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि अब मैंने अब ठाना है कि आपको दोस्तों इस बार सक्सेस कराना है। तो अब आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे कंटेंट की क्लास भी लाने वाला हूँ। अब बात करते कि 101वां अगर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो बताओ मैं तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? 2016। ओके मैं तो 2016 है। ओके की विशेषता है, इसकी क्या क्या खास विशेषता है वो भी आप देख लीजिए। तो इनके बारे में भी अपन टीका टिप्पणी करेंगे कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, यानी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 की विशेषताओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखिए क्या क्या बात आपके सामने है। तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 की विशेषताओं के बारे में हम बात करने वाले। देखिए कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जो आपके सामने में रखने वाला हूँ। पहला कि एक तो ये अधिनियम जो है मित्रों संघ और राज्य यानी केंद्र और राज्य द्वारा दोहरे जीएसटी यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में अलग अलग आरोपित किया गया। यानी दोस्तों ये दोहरे जीएसटी की पालना इसमें कही गई। ओके दोहरे जीएसटी का प्रावधान, इसमें दोहरे जीएसटी का प्रावधान रखा गया, जिसमें केंद्र के द्वारा सीजीएसटी लगाया जाएगा और राज्य के द्वारा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाएगा। एक तो इसमें ये बात कहेगी, यानी दोहरे जीएसटी का प्रावधान इसमें रखा गया, दोहरे जीएसटी का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया। ओके दोहरे जीएसटी का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया। आगे फिर आता है मित्रों केंद्र के द्वारा आरोपित किए जाने वाले सीजीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा और राज्य के द्वारा आरोपित किए जाने वाले सीएसजीएसटी के कानून बनाने का पावर राज्य की विधायिका को अर्थात दोस्तों विधानसभा को होगा। क्या बात है, इसका मतलब दोस्तों क्या कहा गया कि यहाँ पर दोस्तों सीजीएसटी के संबंध में कानून बनाने का पावर सीजीएसटी के संबंध में कानून बनाने का प्रावधान, कानून बनाने का अधिकार। तो सीजीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दोस्तों किसको दिया गया? तो मैं कह दूं दोस्तों कि इस 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में ये कहा गया कि केंद्र के द्वारा जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाएगा उसके संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार होगा मित्रों, वो अधिकार किसको दिया गया? वो अधिकार संसद को दिया गया कि भाई साहब इसके ऊपर कानून बनाने का पावर किसके पास होगा? संसद के पास होगा। ओके संसद ही इसके संबंध में कानून बनाएगी। ओके जबकि अगर मैं कहूँ मेरे प्यारे साथियों कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में अगर बताओ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में कानून बनाने का अधिकार यानी कानून बनाने का जो पावर है वो कानून बनाने का पावर किसे मिला दोस्तों? राज्य की विधायिका को। और राज्य की विधायिका क्या हो जाएगी? आपकी विधानसभा या विधान परिषद होगी। भाई विधानसभा होगा या विधान परिषद होगी तो राज्यों की विधायिका, मैं यहाँ लिख दो राज्यों की विधायिका की जब बात आती है मित्रों तो या तो आपकी विधानसभा हो जाएगी मित्रों के या विधान परिषद हो जाएगी। इसमें भी आपको किसी भी प्रकार से सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, सुनिए मित्रों। देखो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ बताऊँ
कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत सीजीएसटी के संबंध में कानून बनाने का पावर किसे दिया गया? संसद को दिया गया। और एसजीएसटी के संबंध में कानून बनाने का पावर किसको मिला? राज्यों को मिला। यानी राज्यों की विधायिका को कानून बनाने का पावर मिला। राज्यों की विधायिका की जब मैं बात करता हूँ मित्रों, तो उसमें एक तो विधानसभा आ जाती है और एक विधान परिषद आपके सामने यहाँ पर कंसिडर करती है। ओके, ये बात भी आपको समझने की आवश्यकता होगी। ओके, और ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जो है ये दोहरे जीएसटी का प्रावधान करता है। कौन से? दोहरे जीएसटी का प्रावधान करता है। और इस कानून में, इस अधिनियम में कहा गया कि केंद्र के द्वारा जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है, इसके संबंध में कानून बनाने का पूरा पावर किसके पास होगा? संसद के पास होगा। और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में जो पावर होता है मित्रों, कानून बनाने का पावर किसके पास होगा? वो राज्यों की विधायिका के पास होगा, अर्थात विधानसभा या विधान परिषदों के पास होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए और समझो, फिर आगे आता है दोस्तों इस अधिनियम 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में और क्या बात है। देखो, वस्तु और सेवाओं की अंतर प्रांतीय आपूर्ति की स्थिति में, इसका मतलब अंतर, देखो तो यहाँ पर आता है मित्रों कि जीएसटी की अगर बात करें, यानी अंतर प्रांतीय, सुना तो अंतर प्रांतीय। अब इसको अंतर प्रांतीय आपूर्ति, अब पहली बात तो आती है कि अंतर प्रांतीय आपूर्ति का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन दोस्तों इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई, और इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तु और सेवाओं की सप्लाई। ओके, आगे देखो, इस कानून में जो आपूर्ति वर्ड है, सप्लाई वर्ड है, ये दोस्तों जीएसटी का कर योग्य बिंदु है। जीएसटी का कर योग्य बिंदु, क्योंकि जीएसटी जो लगता है तो वो सप्लाई के ऊपर लगता है। जैसे इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है? इनकम के ऊपर लगता है। उत्पाद शुल्क किस पे लगता है? उत्पाद के ऊपर लगता है। वेल्थ टैक्स किसके ऊपर लगता है? वेल्थ के ऊपर लगता है। सर्विस टैक्स किसके ऊपर लगता था? सर्विसेज के ऊपर लगता था। तो सीधी सी बात है, जीएसटी जो है मित्रों सप्लाई के ऊपर लगेगा। तो यहाँ पर कहा गया मित्रों कि अंतर प्रांतीय सप्लाई, अंतर प्रांतीय आपूर्ति, जिसको इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाता है, अर्थात जब एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी, तो उस केस में दोस्तों एक वहाँ पर क्या लगेगा? वहाँ पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। और मैं पहले ही बता चुका कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाने का पावर किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा, क्योंकि इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार, भाई साहब, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड कानून बनाने का जो अधिकार होगा, आप बताओ, खुद बताओ, कानून बनाने का अधिकार, तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में कानून बनाने का पावर किसके पास होगा? संसद के पास होगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन लगाती है? केंद्र लगाएगी, और केंद्र के द्वारा इसे वसूल किया जाएगा। लेकिन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जो भी पैसा आएगा वो राज्यों के मध्य बांट दिया जाएगा। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में लॉ बनाने का जो अधिकार है, कानून बनाने का जो पावर है, वो किसके पास जाएगा? संसद के पास जाएगा। और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लगेगा? जब सप्लाई एक राज्य से दूसरे राज्य में होगी। तो जब वस्तु और सेवाओं की सप्लाई एक राज्य से दूसरे राज्य में होती है, तो उस स्थिति में केंद्र को, उस संबंधित केंद्र को इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाने का पावर होगा। और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार होगा, यानी कानून बनाने का जो पावर होगा, वो किसके पास होगा? संसद के पास होगा। संसद को वहां पर कानून बनाने का अधिकार वहां पर दिया जाएगा। ओके, बहुत लाजवाब। लिख लो दोस्तों अच्छे से। आज मैं आपको समरी के तौर में पूरी जीएसटी की राम कथा ही खत्म कर दूंगा दोस्तों। ओके, और आपके एग्जाम में आराम से प्रश्न लग जाएगा दोस्तों, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब देखो, फिर आता मित्रों कि यहाँ पर अंतर्राज्यीय व्यापार की बात, अंतर्राज्यीय व्यापार के संबंध में जीएसटी आरोपित और संग्रहित करने का अधिकार भारत सरकार को होगा, तथा ये कर जीएसटी परिषद की सिफारिश के आधार पर केंद्र राज्यों के बीच संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसका मतलब मैं पहले कह दिया। देखो मित्रों, यहाँ पर मैंने क्या कहा दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या कहा
कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अभी थोड़ी देर बता कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाने का अधिकार, बताओ मित्रों, लगाने का अधिकार, ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाने का पावर किसको मिला है मित्रों? ये पावर दोस्तों केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला। ओके, इसे संग्रहण करने का अधिकार किसके पास है? संग्रहण का अधिकार, इसका संग्रहण का अधिकार भी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ओके मित्रों, लेकिन दोस्तों इसे क्या कर दिया जाएगा? इसको राज्य, केंद्र और राज्यों में आवंटित, केंद्र तथा राज्यों में बंटवारा कर दिया जाएगा। केंद्र तथा राज्यों में, केंद्र तथा राज्यों के बीच, केंद्र तथा राज्यों के बीच आपको क्या कर दिया जाएगा? आवंटित कर दिया जाएगा, केंद्र तथा राज्यों के बीच आवंटित किया जाएगा। ओके, यानी इसको केंद्र और राज्यों के बीच में बांट दिया जाएगा, और वो भी जीएसटी परिषद की सिफारिश पर। दोस्तों यहाँ पर देना जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर। तो जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर इंटीग्रेटेड सिफारिश, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो पैसा है वो केंद्र और राज्यों के मध्य दोस्तों ओके एक कानून के आधार पर बांट दिया जाएगा। ओके, तो मित्रों मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया कि एक तो ये समझाने का प्रयास किया कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लगाया जाता है? जब माल और सेवाओं की आपूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में होती है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाने का पावर किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को ग्रहण, संग्रहण, इसको इकट्ठा करने का पावर किसके पास होगा? इकट्ठा करने का पावर केंद्र के पास होगा। लेकिन ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो केंद्र जीएसटी परिषद की सिफारिश पर इसको केंद्र और राज्यों के मध्य बांट दिया जाएगा दोस्तों। अब देखो आगे, फिर अपन आगे देखते हैं मित्रों। आगे आगे क्या कहा मित्रों? आगे ये कहा कि पेट्रोलियम, देखो जितने भी आपके पेट्रोलियम उत्पाद है, पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम एवं उसके उत्पाद, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से संबंधित उत्पाद, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम से संबंधित उत्पाद, एक तो इनको जीएसटी की परिषद में, बाहर परिषद में, यानी ये उत्पाद जीएसटी की परिषद है, किंतु ये निर्णय क्या है? देखो ये दोस्तों देखो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों को वैसे तो जीएसटी की परिषद में रखा गया, ये जीएसटी की परिषद में है, लेकिन दोस्तों इसको प्रारंभिक वर्षों में जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। लेकिन तंबाकू, अगर मतलब तंबाकू, मैं अगर तंबाकू, अगर मैं तंबाकू की बात करूं, तंबाकू एवं उसके उत्पाद, तंबाकू एवं उसके उत्पादों की बात करूं, ओके में तो जो उत्पादों, केंद्र सरकार को जीएसटी लगाने के अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार दिया गया। इसका मतलब दोस्तों ये सारे उत्पाद, पेट्रोल, ओके, इसके अलावा तो आपका शराब हो गया दोस्तों, शराब वगैरह हो गया मित्रों के, शराब हो गया, पेट्रोल वगैरह हो गया आदि, तो ये जितने भी उत्पाद है ये जीएसटी की परिषद से बाहर है। ओके, जीएसटी से बाहर, इनको जीएसटी से बाहर रखा गया, अर्थात जीएसटी परिषद से इनको क्या रखा गया? बाहर रखा गया मित्रों के, ये जाना आगे। ओके, बाहर रखा गया। ओके, फिर इसके साथ साथ दोस्तों इसमें कुछ बातें और कही गई, वो बातें सुनो कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में क्या कहा गया कि आपका जो मनोरंजन है, कौन सा रंजन है? तो आपका जो मनोरंजन, मनोरंजन कर, मनोरंजन कर पर, ओके, मनोरंजन कर पर जो आपका एंटरटेनमेंट टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स जो है तो एंटरटेनमेंट टैक्स पर, एंटरटेनमेंट टैक्स कौन लगाता है? पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है या नगर पालिकाओं के द्वारा लगाया जाता है। मनोरंजन पर दोस्तों आपका पंचायत, नगर पालिका या क्षेत्रीय परिषद, जो भी वहाँ की क्षेत्रीय परिषद है, जो भी वहाँ की क्षेत्रीय परिषद या जिला परिषद, ओके, या जिला परिषद के द्वारा लगाया जाता है। ओके, तो जिला परिषद के द्वारा लगाया जाता है। ओके, तो ये जीएसटी से, जीएसटी में शामिल नहीं है, जीएसटी में सम्मिलित नहीं, इसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया, जीएसटी में सम्मिलित, जीएसटी में सम्मिलित नहीं है, तो इसका मतलब मनोरंजन कर को भी जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों सुनना, मैं फिर कह रहा हूँ तो कि एंटरटेनमेंट टैक्स को, वैसे तो एंटरटेनमेंट टैक्स जो है मित्रों वो जीएसटी के दायरे में शामिल है, एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो जीएसटी के दायरे में शामिल है, लेकिन ये कहा गया है कि अगर कोई एंटरटेनमेंट टैक्स किसी पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है
या किसी नगर पालिका के द्वारा या वहाँ की क्षेत्रीय परिषद के द्वारा या किसी जिला परिषद के द्वारा अगर मनोरंजन पर कर लगाया जाता है, ओके, मनोरंजन कर लगाया जाता है तो वो जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं होगा। और अदर कोई होता है तो उसको जीएसटी के दायरे में शामिल किया जाएगा, अर्थात वो जीएसटी के पार्ट में शामिल की जाएगी, उसको जीएसटी के दायरे में अपन शामिल करेंगे। दोस्तों यहाँ तक समझेगा आप लोगों को, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आएगी। अब देखो आगे, फिर मैं आपको आगे बात करूं कि अब आप जानते हो कि जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आपको ये तो पता ही है दोस्तों, जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी में दोस्तों सभी प्रकार के केंद्र और राज्य के जितने भी टैक्स थे वो सारे जीएसटी में शामिल हो गए, ओके। तो जीएसटी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं कि इसने किस किस को शामिल कर लिया, जीएसटी में बताओ कौन कौन से टैक्स शामिल हो गए। अगर मान लो यहाँ पर केंद्रीय करों की बात करूँ तो केंद्रीय करों की मैं लिस्ट बताऊं जिनको जीएसटी में अपन ने शामिल कर लिया। तो यहाँ पर आएंगे आपके सेंट्रल टैक्स जो जीएसटी में शामिल हो गए, ओके। और यहाँ आ जाएंगे दोस्तों आपके राज्य के टैक्स, स्टेट टैक्स, जिनको जीएसटी के दायरे में शामिल कर लिया गया, ओके। तो कुछ केंद्र के हैं, कुछ राज्यों के, ओके। देखो तो मैं बात करूं कि केंद्रीय करों की बात करूं, केंद्रीय तो सेंट्रल की बात करूं, सेंट्रल के तो यहाँ पर क्या क्या गया, एक तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो चुकी मित्रों। और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को दोस्तों किस में शामिल कर लिया गया, जीएसटी में शामिल कर लिया गया। लेकिन अगर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर या तंबाकू उत्पाद पदार्थों पर लगती है तो दोस्तों अगर बात करें वहां पर इसको जीएसटी में शामिल नहीं। तो एक तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क को दोस्तों जीएसटी में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा दोस्तों अतिरिक्त एडिशनल, अगर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी की बात करो, अगर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की बात हो, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को भी दोस्तों जीएसटी के दायरे में शामिल कर लिया गया, ओके। तो फिर मैं आपके सामने बात करूं कि आपकी जो भी औषधि है, जो भी आपके कॉस्मेटिक सामान है, औषधि और प्रसाधन, ओके। मतलब औषधि और प्रसाधन की बात करो, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम। तो आप जानते हो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम कौन सा मित्रों, अधिनियम है 1940। तो अधिनियम 1940 के तहत, अधिनियम 1940 के तहत लगाया गया उत्पाद शुल्क। तो इस कानून के तहत जो भी उत्पाद शुल्क लगाया जाता है दोस्तों वो भी यानी एक्साइज ड्यूटी वो भी जीएसटी में शामिल होगी जो केंद्र लगाती थी। सेवा कर, सर्विस टैक्स को जीएसटी में शामिल कर लिया गया, अर्थात सर्विस टैक्स खत्म हो गया दोस्तों, उसको जीएसटी का पार्ट बना लिया गया, ओके मित्रों। आगे फिर आता है दोस्तों अतिरिक्त सीमा शुल्क है। सुनना दोस्तों, वैसे तो कस्टम ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी जीएसटी में शामिल नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन एडिशनल जो कस्टम ड्यूटी है, अगर किसी गुड्स के ऊपर कोई एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती है दोस्तों तो उसे जीएसटी में शामिल कर लिया गया दोस्तों, ओके। एडिशनल कस्टम ड्यूटी को दोस्तों जीएसटी में शामिल किया गया, ओके। अगर तुमसे कोई पूछा जाए कि क्या कस्टम ड्यूटी को जीएसटी में शामिल किया, तो कस्टम ड्यूटी को जीएसटी में शामिल नहीं किया। कस्टम ड्यूटी लगाने का पावर आज भी केंद्र के पास ही, ओके। फिर आज बात करें विशेष, अगर बोलो विशेष, अगर मैं कहूँ यहाँ पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क। तो विशेष अतिरिक्त जो सीमा शुल्क है, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क जो है मित्रों, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क ये भी जीएसटी में शामिल है। इसके अलावा दोस्तों अधिभार जो आपका सरचार्ज है ये भी जीएसटी में शामिल होगा केंद्र का। इसके अलावा उपकर जो सेज है दोस्तों वो भी जीएसटी में शामिल हो गया। तो ये केंद्र के सारे टैक्स जीएसटी में जा चुके हैं। कौन कौन से, केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, औषधि और प्रसाधन सामग्रियों पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सरचार्ज, सेज, ये सारे के सारे जो टैक्स है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये सारे के सारे टैक्स वो जीएसटी में शामिल कर लिए गए, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में इनको समा लिया गया, वहाँ पर ये सारे इंक्लूड हो गए। ये तो थे केंद्र के कर दोस्तों, यानी इन सभी करों को, केंद्र के करों को जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया, अर्थात ये जीएसटी में शामिल कर दिए गए, ओके। ओके, अब बात करते दोस्तों स्टेट के करों की बात करें, राज्य के करों की बात करें।
राज्य के करों की बात करें, अब देखो राज्य के कौन कौन से कर जीएसटी में आ गए, तो एक आ जाएगा आपका वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको अपन वेट बोलते हैं, जिसको अपन बिक्री कर भी बोल सकते हैं। ओके, ये आपके जीएसटी में आ गया एक। तो फिर आता दोस्तों अगर बात करूं मनोरंजन कर, अब मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एंटरटेनमेंट टैक्स को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन दोस्तों अगर एंटरटेनमेंट टैक्स किसी स्थानीय निकाय यानी पंचायत समिति के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा, क्षेत्रीय परिषद के द्वारा या जिला परिषद के द्वारा लगाया जा रहा है तो वो जीएसटी में शामिल नहीं है। ओके, वैसे तो मनोरंजन कर एंटरटेनमेंट टैक्स कौन लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन इस स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स को जीएसटी में शामिल कर लिया। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर मनोरंजन पर कर किसी स्थानीय निकाय, किसी लोकल बॉडी के द्वारा अगर लगाया गया है तो वो जीएसटी में शामिल नहीं होगा। फिर आता दोस्तों आपका विलासिता कर, यानी जो लग्जरी टैक्स होता है दोस्तों, जो लग्जरी आइटम्स के ऊपर टैक्स लगाता है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन लग्जरी टैक्स को भी दोस्तों जीएसटी में शामिल कर लिया गया, ये भी दोस्तों। फिर मैं कहूँ दोस्तों लॉटरी आपकी हो जाएगी, लॉटरी हो जाएगी, सट्टेबाजी हो जाएगी, लॉटरी बोल लो, सट्टेबाजी, लॉटरी सट्टेबाजी और जुआ पर कर। तो लॉटरी सट्टेबाजी और जो जुआ होता है, जुआ पर जो कर होता है मित्रों, ये सारे कर भी किसमें शामिल कर दिए गए, तो लॉटरी सट्टेबाजी जुआ कर ये सब के सब दोस्तों राज्य करों में शामिल कर दिए गए। ओके मित्रों, आगे फिर आता दोस्तों आपका प्रवेश कर। प्रवेश कर जो है वो भी जीएसटी में शामिल हो गया, चुंगी के स्थान पर। ओके, आगे तो प्रवेश टैक्स आएगा, ये भी आ जाएगा दोस्तों। ओके, फिर आता दोस्तों अगर राज्य उपकर, राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए उपकर, राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया अधिभार दोस्तों, ये सारे के सारे जो है मित्रों ये किस में शामिल कर लिए गए, जीएसटी में शामिल कर लिए गए। केंद्र और राज्य के बहुत सारे टैक्सेस को दोस्तों जीएसटी का हिस्सा मान लिया गया, जो मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी, इसके अलावा कुछ भी लिस्ट नहीं है। आपसे पूछ सकता है मित्रों केंद्र सरकार के कौन कौन से करों को जीएसटी में शामिल किया गया, आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि राज्य सरकार के कौन कौन से टैक्सों को जीएसटी में शामिल किया गया, ये सब बातें आपसे पूछी जा सकती है। तो केंद्र सरकार के सारे कर बता चुका, राज्य सरकार के सारे कर बता चुका। अगर मैं केंद्र के करों की बात करूं तो एक तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जीएसटी में चली गई, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जीएसटी में चली गई, आपकी औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत लगने वाला एक्साइज ड्यूटी जीएसटी में चला गया, सर्विस टैक्स जीएसटी में चला गया, एडिशनल कस्टम ड्यूटी जीएसटी में चली गई, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी जीएसटी में चला गया, आपका सरचार्ज, आपका सेज, ये सब के सब जीएसटी में शामिल हो गए ऑटो में। जबकि अगर मैं यहाँ पर दोस्तों अगर मैं राज्य के करों की बात करूँ, ओके, स्टेट गवर्नमेंट के करों की बात करूँ तो आपका वैल्यू एडेड टैक्स जीएसटी में चला गया, एंटरटेनमेंट टैक्स जीएसटी में चला गया। लेकिन अगर एंटरटेनमेंट टैक्स किसी लोकल बॉडी के द्वारा लगाया जा रहा है, चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे क्षेत्रीय परिषद हो या जिला परिषद हो, तो दोस्तों उसे जीएसटी में शामिल नहीं किया जाएगा। विलासिता कर को, लग्जरी टैक्स को, लॉटरी सट्टेबाजी जुआ पर जो टैक्स होगा वो आ जाएगा। ओके, प्रवेश शुल्क जो चुंगी वगैरह आ जाएगी, राज्य का उपकर, राज्य का सरचार्ज, ये सारे के सारे जीएसटी के दायरे में चले गए, इन सबको जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। देखो यहाँ तक की बात आपने समझ ली और अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो मजा आ रहा दोस्तों आज आपको, बहुत प्यारा। आज अपन जीएसटी को पूरा खत्म करेंगे दोस्तों, शांति से पढ़िए बताओ। फिर मैं कहूँ दोस्तों जीएसटी की प्रमुख विशेषता है कि इस जीएसटी की क्या क्या स्पेशल बात है। अब जीएसटी की विशेषताओं की बात करते थे, अभी अपन ने पढ़ा था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 की विशेषता। तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 की विशेषता तो अपन ने देख ली। अब मैं बात करूंगा जीएसटी की विशेषताओं के बारे में कि जीएसटी की क्या क्या विशेषता है, जीएसटी के अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब देखो इसकी क्या क्या विशेषता दोस्तों, जी देखो जीएसटी की विशेषता सबसे पहले तो आप जानते हो मित्रों कि वर्तमान में पहले क्या होता था, उत्पादन पर टैक्स लगता था, सेल के ऊपर टैक्स लगता था, सेवाओं के ऊपर टैक्स लगता था। तो ना तो अब उत्पादन पे टैक्स लगता है, ना दोस्तों बिक्री पे टैक्स लगता है, ना किसी प्रकार की सर्विसेज पे टैक्स लगता है। जीएसटी जो लगता है मित्रों, वो जीएसटी जो है वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है।
जीएसटी जो होता है आपूर्ति, यानी जीएसटी जो है मतलब जीएसटी जो लगता है वो वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर कर देय होता है। वस्तु तथा सेवाओं की आपूर्ति, वस्तु तथा सेवाओं की आपूर्ति पर, वस्तु तथा सेवाओं की आपूर्ति पर। तो जीएसटी वस्तु तथा सेवाओं की आपूर्ति पर होता है। तो ये वस्तु तथा सेवाओं की आपूर्ति पर कर देता। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सप्लाई के ऊपर लगता है, ना तो प्रोडक्शन के ऊपर लगता है, ना सेल के ऊपर लगता है, ना किसी प्रकार की सर्विसेज के ऊपर लगता है। जीएसटी जो है वो वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है, यानी जो अगर जब तक सप्लाई नहीं होगी तब तक कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो जीएसटी के लिए वस्तु तथा सेवाओं की सप्लाई का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है। तो सप्लाई होना जरूरी है दोस्तों, बिना सप्लाई के जीएसटी का कोई औचित्य नहीं होगा। आगे दूसरी विशेषता, जीएसटी दोहरा जीएसटी होता है, जिसमें सामान्य कर आधार पर केंद्र और राज्य एक साथ कर लगाते हैं। वस्तु और सेवाओं की यदि राज्य के भीतर आपूर्ति होती है तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है मित्रों के, यानी दोहरा जीएसटी। अब इसको अपन दोहरा जीएसटी बोलते हैं, दोहरा जीएसटी। अब इसको दोहरा जीएसटी क्यों बोलते हैं तो मैं बता दूं दोस्तों समझाने के लिए। अगर इंट्रा स्टेट सेल है, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब एक ही राज्य में माल और सेवा की आपूर्ति होती है, तो वहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट लगता है। ओके, और इंटर स्टेट सप्लाई है, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तु और सेवाओं की सप्लाई होती है, तो वहाँ पर सीजीएसटी के स्थान पर एसजीएसटी और आईजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया जाता है। देखो नाम पर मतलब इंटर का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य, और इंट्रा का मतलब होता है सेम राज्य में। तो अगर एक ही राज्य में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति होती है तो वहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का प्रावधान है, लेकिन जब एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति होती है तो वहाँ पर सीजीएसटी के स्थान पर आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है दोस्तों। आगे ओके मित्रों, अब देखो, तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों आगे कि जीएसटी की बात करें तो जीएसटी जो है मित्रों, जीएसटी सुना मित्रों मैं क्या, जीएसटी मानव उपभोग के लिए उपयोग होने वाली शराब तथा 5 प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद, जिसमें पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टाइमन फ्यूल्स को छोड़कर सभी वस्तुओं पर यह लागू होता है। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों आगे, मानव उपभोग के लिए। ओके, एक तो हो गया आपका शराब, देखो एक तो हो गया आपकी शराब। ओके, एक हो जाएंगे आपके पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, और पेट्रोलियम उत्पादों में सारे उत्पादों को 5 प्रकार के उत्पादों से इसमें आ जाएंगे। ओके, पेट्रोलियम उत्पाद में आ जाएगा, पेट्रोलियम उत्पादों की जब बात अपन करते हैं तो पेट्रोलियम उत्पादों में आपका पेट्रोलियम क्रूड आ जाएगा, पेट्रोलियम क्रूड सुना में तो पेट्रोलियम क्रूड आ जाएगा। ओके, मोटर स्पिरिट, जिसको अपन मोटर स्पिरिट जिसको अपन पेट्रोल बोलते हैं। ओके, जिसको अपन पेट्रोल बोलते हैं। ओके, फिर आता है हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल जो होता है, हाई स्पीड डीजल जो होता है वो आ जाएगा। ओके, प्राकृतिक गैस आ जाएगी, कौन आ जाएगी, प्राकृतिक गैस आ जाएगी, प्राकृतिक गैस आ जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एविएशन टर्बाइन जो फ्यूल होता है मित्रों, तो पेट्रोलियम क्रूड आ जाएगा, मोटर स्पिरिट आ जाएगी, हाई स्पीड डीजल आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगा और एविएशन टर्बाइन फ्यूल आ जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें मित्रों, ये सब चीज़ें जो है मित्रों वो जीएसटी के दायरे से दोस्तों बाहर है। ओके, इन सबको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, अर्थात ये सारे आइटम जो है मित्रों जो मैं बताया आप लोगों के सामने, शराब वगैरह, पेट्रोलियम उत्पाद वगैरह, जिसमें पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट्स, हाई स्पीड डीजल्स, प्राकृतिक गैस, जीएसटी दायरे से बाहर, जीएसटी दायरे से बाहर। ओके, जीएसटी दायरे से इनको क्या रखा गया, बाहर रखा गया। ओके, अब देखो, फिर मैं आपके सामने आगे एक पॉइंट लिखो, देखो आगे आपके सामने जीएसटी का बता दो। अब आपको बता सुनना दो कि
आपका जो तंबाकू और तंबाकू उत्पाद जो है, देखो मित्रों यहाँ पर बड़ा ही प्यारा पॉइंट है कि जो तंबाकू है, तंबाकू तथा तंबाकू उत्पाद, तंबाकू तथा तंबाकू उत्पाद, इसके बारे में तंबाकू तथा तंबाकू उत्पाद की जीएसटी एक्ट में क्या कहा गया कि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों की जब बात आती है तो मेरे प्यारे साथियों ये जीएसटी लागू है, इन पर जीएसटी लागू है, मतलब ये जीएसटी लागू है, लेकिन जीएसटी के साथ साथ दोस्तों इनके ऊपर आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी लागू है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी लागू, मतलब इनके ऊपर जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दोनों लागू है। किस पर? तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर। तो तंबाकू तथा तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी भी लागू है मित्रों के, तंबाकू तथा तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी भी लागू है और इनके ऊपर केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी लागू है, यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी इनके ऊपर लागू की गई है दोस्तों। आगे क्लियर। फिर मैं आपके सामने एक बात कह दूं कि जब वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में होती है तो वहां पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है, मैं बता चुका। और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाने का और उसे वसूल करने का पावर किसके पास है? केंद्र के पास है, लेकिन उसका कुछ पैसा राज्यों के अंदर बांट दिया जाता है, यानी राज्यों के अंदर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, राज्यों के अंदर उसे बांट दिया जाएगा। ओके, फिर मैं आपके सामने आगे बात करूँ, बहुत लाजवाब पॉइंट की बात करूँ जो सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो सुनना और समझ, देखो करदाता यानी जो टैक्स चुकाने वाले करदाता को आगत पर यानी इनपुट पर दिए गए कर का क्रेडिट लेने और देय कर का भुगतान करने में इसका आगत कर समायोजन करने की अनुमति होगी। ओके मित्रों, तो देखो मैं क्या लिखूँ यहाँ पर कि यहाँ पर पहले पूरी लाइन लिख लो, यानी जो करदाता है जो जीएसटी कानून के तहत कर चुका है, करदाता को आगत मतलब इनपुट पर दिए गए कर का क्रेडिट, इनपुट पर दिए गए कर का क्रेडिट, इनपुट पर दिए गए कर का क्रेडिट लेने, इनपुट पर दिए गए कर का क्रेडिट लेने तथा देय कर भुगतान में इसका आगत कर यानी इनपुट कर समायोजन करने की अनुमति होगी, ये आपके सामने आ जाएगा पहली बात। ओके, यानी करदाता को इनपुट पर दिए गए कर का क्रेडिट लेने तथा देय कर भुगतान में इसका आगत कर या समायोजन करने की क्या होगी? अनुमति यहाँ पर होगी दोस्तों। ओके, अब सुनिए और समझने की बात आती है। ओके, आगे ओके, अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट में बहुत प्यारी बात है दोस्तों, एग्जाम में बहुत छुपा और स्तंभ किया। मैंने क्या कहा कि करदाता को इनपुट पर दिए गए कर का क्रेडिट लेने और देय कर भुगतान में उसका समायोजन करने की अनुमति होगी, किंतु लेकिन इसमें एक क्लोज बताया गया कि वो समायोजन तो कर सकता है, किंतु CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स खाते का, CGST खाते का इनपुट टैक्स क्रेडिट, CGST खाते का इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है मित्रों वो इनपुट SGST यानी स्टेट गुड्स सर्विस खाते भुगतान में, ओके, SGST भुगतान में अथवा SGST के क्रेडिट को तथा SGST के क्रेडिट को इनपुट टैक्स क्रेडिट को CGST के भुगतान में उपयोग की अनुमति नहीं है। मतलब आप एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं कर सकते, एक दूसरे की क्रेडिट नहीं ले सकते। CGST की इनपुट क्रेडिट इन CGST खाते से ही होगी और SGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट वो SGST से होगी। आपस में एक दूसरे की आप अनुमति नहीं है, यानी आपस में एक दूसरे को सेट ऑफ आप लोग नहीं कर सकते होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, देखो मित्रों मैंने क्या था सुना, तो मैंने कहा
कि सीजीएसटी खाते का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो एसजीएसटी के भुगतान में अथवा एसजीएसटी के खाते का सीजीएसटी के भुगतान में आप अनुमति नहीं होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और इस कानून में कही गई है। वो बात क्या है मित्रों, कि जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स की क्रेडिट इसकी जो क्रेडिट है उसकी क्रेडिट को सबसे पहले तो कहाँ से किया जाएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स से किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स से क्रेडिट की जाएगी और उसके बाद स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स से उसकी क्रेडिट की जाएगी। ये बात आपको ध्यान में, यानी अनुमति दी गई है। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो क्रेडिट है उस क्रेडिट को दोस्तों सबसे पहले इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स से अपन अनुमति होगी, फिर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स से और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। तो ये भी क्लोज आपको याद रखना है, इस चीज़ की बात आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर। अब देखो, बहुत प्यारा पॉइंट है दोस्तों, बहुत लाजवाब पॉइंट है, बहुत काम आएगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को किन किन से सेट ऑफ अपन कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, एक पॉइंट आगे चलते हैं। अभी मैं आपको दोस्तों जीएसटी की विशेषताओं की बात करूँ कि जीएसटी की क्या क्या खास विशेषता है। ओके, अब चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों मैंने कहा मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको यहाँ पर कहा कि जीएसटी के वस्तुओं के वर्गीकरण में HSN का कोड क्या। देखो मित्रों, मैं पहले बात करूँ कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के वस्तुओं के वर्गीकरण, मैंने कहा जीएसटी के वस्तुओं के वर्गीकरण में HSN, जिसको अपन बोलते हैं हार्मोनाइज्ड, HARMONIZED, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर, ये इसका। तो जीएसटी के वस्तुओं के वर्गीकरण में दोस्तों हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर कोड का उपयोग किया गया। याद रखना दोस्तों को, उपयोग किया गया। ओके, देखो मित्रों मैंने क्या कहा कि जीएसटी के वस्तुओं के वर्गीकरण की बात है। देखो मित्रों मैंने कहा यहाँ पर आपको समझाया कि जीएसटी के वस्तुओं के वर्गीकरण में जो है HSN कोड का उपयोग किया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीएसटी कानून के तहत वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए कौन से कोड का उपयोग किया जाता है, तो HSN कोड का उपयोग किया जाता है, जिसका पूरा नाम है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर कोड का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब सुनिए और समझने के दो। यहाँ पर इसमें कहा दोस्तों कि अगर देखो कोई टर्न ओवर की बात करें, टर्न ओवर क्या कहा, टर्न ओवर। ओके मित्रों आगे, तो अगर टर्न ओवर दोस्तों अगर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है, अगर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है मित्रों, तो उसे दो संख्याओं का कोड, उसको 2 संख्याओं का कोड मिलेगा, 2 संख्याओं का कोड उसे दिया जाएगा। ओके, और 5 करोड़ से ज़्यादा है, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से अधिक, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है तो उसे दोस्तों कितनी 4 संख्याओं का कोड दिया जाता है, यानी 4 संख्याओं के कोड का वो इस्तेमाल करेगा। ओके, सुनिए मित्रों मैंने क्या कहा कि जीएसटी के अंतर्गत, जीएसटी कानून के अंतर्गत वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए एक HSN हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर कोड का प्रयोग किया गया। और ये कहा गया मित्रों कि जिन करदाताओं का टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक होगा उनको दो अंकों का कोड दिया जाएगा, और जिनका 5 करोड़ से अधिक है उनको 4 संख्याओं का कोड दिया जाएगा, अर्थात उनको 4 संख्याओं के कोड दिया जाएगा। ओके, तो उसे 4 संख्याओं के कोड की बात की गई, उसे 4 संख्याओं का कोड उसे मिलेगा। ओके, ये रहा। तो मैं वापस बोल देता हूँ कि जीएसटी कानून 2017 के तहत
जीएसटी के तहत वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए दोस्तों HSN यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड दिया गया। और ये कहा गया कि जिन करदाताओं का टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक होगा उन्हें 2 संख्याओं का कोड मिलेगा, और जिनका 5 करोड़ से अधिक होगा उन्हें 4 संख्याओं का कोड दिया जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ओके, और एक बात हो जाए ना, एक आ गया कि निर्यातों को जीएसटी में क्या क्या जो निर्यात हो गए, निर्यातों को जीरो रेटेड कर से आपूर्ति, ओके। एक मिनट, ओके, यहां पर मैंने क्या लिखा कि निर्यातों को जीरो रेटेड कर से आपूर्ति माना जाएगा, निर्यातों को जीरो रेटेड कर से आपूर्ति माना जाएगा। ओके, यानी निर्यात, ओके, निर्यातों जो निर्यात होंगे, जो निर्यात अपन करेंगे, एक्सपोर्ट अपन करेंगे दोस्तों, ओके, सॉरी इंपोर्ट अपन करेंगे दोस्तों, सॉरी एक्सपोर्ट करेंगे, उसको जीरो रेटेड कर से आपूर्ति के तौर पर माना जाएगा। ओके, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ओके, फिर मैं आपके सामने आगे पॉइंट रखूँ जीएसटी के प्रकार, कि जीएसटी के प्रकार, तो आप ये तो जानते हो दोस्तों, जीएसटी के प्रकारों की बात अगर अपन करते हैं तो जीएसटी के कितने प्रकार बताएंगे? 4 प्रकार बताएंगे। ओके, एक होता है दोस्तों आपका CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके दोस्तों, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है, तो दोस्तों सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है मित्रों, ये भारत सरकार के द्वारा राज्य के अंदर वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यानी अच्छा, इसके लिए कानून कौन सा है? कानून है 2016, CGST के लिए कानून 2016 है। और ये कहा गया है, ये किसके द्वारा लगाया जाता है? भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है, संघ सरकार के द्वारा लगाया जाता है, और राज्य के अंदर वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। ओके, और इस कर की बात करते हो कि ये केंद्र सरकार के द्वारा इसे एकत्रित किया जाता है। ओके, फिर आता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट एंड गुड्स ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, और राज्य के अंदर वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है, और ये राज्य सरकार का कर होता है। फिर आता है दोस्तों आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोस्तों, जो आपका कब लगता है? जो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति होती है, और ये केंद्र के द्वारा लगाया जाता है। और एक होता है दोस्तों आपका यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्र शासित प्रदेशों को की बात आती है, तो केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के द्वारा ये टैक्स लगाया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जीएसटी के दोस्तों टोटल कितने भाग है? तो जीएसटी को टोटल 4 भागों में बांटा गया। एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, एक आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, एक इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, और एक यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इस प्रकार से जीएसटी के 4 भाग होते हैं। जीएसटी के कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं, जो मैंने आपके सामने टीका टिप्पणी करके आपको समझा दिया दोस्तों के जीएसटी के चारों भागों के बारे में आपको पूरी जानकारी दे चुका। ओके, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? यस या नो में? तो अब देखो, तो हालांकि दोस्तों अभी अपन इस कक्षा को पूरा खत्म नहीं कर सकते, मैं तो एक क्लास इसकी और होगी, क्योंकि दोस्तों अब थोड़ा गले में दर्द होने लग गया। मैं चाहता हूँ इतना काफ़ी आज के लिए, इसकी मैं एक क्लास और लूँगा कल रात को 11:30 बजे, तब जाके ये आपका पूरा जीएसटी मैं कंप्लीट करा दूंगा। जीएसटी में कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा जीएसटी आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज मैंने आपको जीएसटी की जो स्पेशल क्लास आपको दी है, ये सभी एग्जाम, चाहे वो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का पेपर हो, चाहे आरएसएसआई का पेपर हो, चाहे आपका एबीएसटी कॉलेज लेक्चरर का हो, चाहे दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हो, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए दोस्तों। जीएसटी को लेकर सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी है। ओके, कल मैं आपको जीएसटी के लाभ बताऊंगा, जीएसटी परिषद के बारे में बात करूंगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करूंगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में करूंगा, जीएसटी के रिटर्न्स के बारे में बात करूंगा कि जीएसटी के रिटर्न्स कैसे होते हैं। फिर आपका कुछ भी नहीं बचेगा, बहुत सारे टॉपिक्स आपके कल की कक्षा में पूरे करा दूंगा। तो बाकी बातें होगी कल की कक्षा में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, और ये आपका सेशन आपका था। हालांकि अब अगला सेशन कल अपन ले लेंगे रात को 11:30 बजे। थैंक यू मित्रों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए।